अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, होप कि आप सब अच्छे से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो, हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स या प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। हमने आज तक इसमें अभी तक हमने एक ही लेक्चर पढ़ा। इसमें हमने देखा कि ये जो एलिमेंट्स हैं, हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं, वो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद कौन सी क्लासिफिकेशन आई। हमने वहां पे डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, जहां पे उस डॉबर्नियर ने ट्रेंड्स बनाए, सिमिलर ट्रेंड्स बनाए, और वहां पे जो सेंटर वाला एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का था। वो भी हमने वहां पे अपने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया। अब उससे आगे हम चलते हैं। अब डॉबर्नियर के बाद जो अब क्लासिफिकेशन आती है वो आती है हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ये दूसरी क्लासिफिकेशन आ रही है। अब इस न्यूलैंड ने क्या डिफरेंट किया उससे, ये जो न्यूलैंड था इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया in the increasing order of the atomic mass, in the increasing order of atomic mass। और उसने पहले, इस न्यूलैंड ने पहले प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, इस एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी है। उसके बाद इसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के को मद्देनजर रखते हुए इसको क्लासिफाई किया, और उसने अपने इस पीरियोडिक टेबल को, जो इसने ये क्लासिफिकेशन दी, इसने इसका नाम लिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। चलो हम देखते हैं। इन 1866 एन इंग्लिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड proposed a new system of classification on the basis of similar properties। जो न्यूलैंड था, इसने जब ये स्टडी कर रहा था, इन एलिमेंट्स को स्टडी कर रहा था, इस पीरियोडिक टेबल को स्टडी कर रहा था, इसने क्या देखा कि इसने कुछ प्रॉपर्टी ऐसी देखी कि जो इंक्रीज होती जा रही है और एक टाइम आता है वो फिर रिपीट होती है। और इस जो एक तो इसने सिमिलर प्रॉपर्टीज को लिया और उसने एटॉमिक मास को लिया। उस डॉबर्नियर ने क्या किया था, डॉबर्नियर ने एटॉमिक मास लिया था, बट उसने वहां पे जो सेंटर वाला एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट था। उसने खाली उसने जितने भी वहां उस टाइम एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, उसने खाली ही तीन ही ट्रेंड्स बनाए। उसके बाद वो ट्रेंड्स ही नहीं बना सका, क्योंकि जो वो एवरेज में मास का कंसेप्ट था वो अब वहां पे फुलफिल ही नहीं हो रहा था। इसीलिए जो वो क्लासिफिकेशन थी, डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन थी, वो डिस्कार्ड की गई। अब न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने सिमिलर प्रॉपर्टीज को पहले स्टडी किया और एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को मद्देनजर रखते हुए इसने इन एलिमेंटों को ऑर्डर दिया, क्लासिफाई किया। उसके बाद ही कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक मास। इसने क्या किया, इसने रिलेशन निकाली, इसने रिलेट किया एटॉमिक मास को किसके साथ, प्रॉपर्टीज के साथ। इसने एटॉमिक मास को प्रॉपर्टीज के साथ कोरिलेट किया, इसने एक रिलेशन निकाली जिसमें इसने एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी उसको एटॉमिक मास के साथ रिलेट किया। उसके बाद he arranged the known elements with increasing atomic mass। इसने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम, किस टाइम जब ये न्यूलैंड क्लासिफिकेशन दे रहा था, जितने भी एलिमेंट्स
उस टाइम डिस्कवर हुए थे वो इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्लासिफाई करता गया। उसके बाद ही ऑब्जर्व दैट every earth elements have similar properties to that of the first one। इसने क्या देखा, इसने वहां पे जब ये इंक्रीज कर रहा था, जब ये क्लासिफिकेशन कर रहा था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इसने क्या देखा वहां पे, इसने देखा जो भी एर्थ एलिमेंट, अगर यहाँ पे मान लो ये हमारे पास एलिमेंट्स है, इसने किया अगर ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये ये पांचवा एलिमेंट है, ये छठा, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये जो सिक्स्थ एलिमेंट है, यहां पे जो सिक्स्थ एलिमेंट है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसका साइज जो होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है इस एलिमेंट्स की। फिर से देखो, अगर ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, आप मान लो ये 5 एलिमेंट्स है, ये जो 5 उंगलियां हमारे पास, ये 5 एलिमेंट्स है, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा एलिमेंट है, ये पांचवा एलिमेंट है। अगर हम यहां से दूसरा हाथ लेंगे, ये एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, अगर हम ये इसकी प्रॉपर्टी जितना साइज इसका होगा इतना साइज इसका भी होगा, जितना साइज इसका होगा इतना साइज इसका भी होगा, जितना साइज इसका होगा उतना साइज इसका भी होगा, और सेम इसको इस केस में भी और इस केस में। यहां पे ये जो प्रॉपर्टीज है पहले ये इंक्रीज होती जा रही है और यहां पे ये फिर रिपीट होती, ये वापस रिवर्स हो रही है। इसी सिलसिले में अगर आपने म्यूजिक के नोट्स सुने होंगे, सा रे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा मा पा दा नी सा, सा रे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा मा पा दा नी सा, ये भी रिपीट हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिकल नोट्स। इसने क्या देखा, इसने देखा कि ये जो प्रॉपर्टीज है इन एलिमेंटों की ये रिपीट हो रही है। जैसे मैंने आपको ये वाली एग्जांपल दी, अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां से वापस आएंगे तो ये जो इनकी प्रॉपर्टी होती है, जितनी जो प्रॉपर्टी इस एलिमेंट की थी वो प्रॉपर्टी इस एलिमेंट की भी होगी। इसीलिए इसने कहा कि इसने क्या देखा वहां पे, ही ऑब्जर्व दैट एर्थ एलिमेंट, इसने वहां पे देखा जो भी एर्थ एलिमेंट आएगा, अगर इसने यहाँ पे 8 एलिमेंट लिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 एलिमेंट लिए, और जो एर्थ वाला यहाँ पे आएगा, एर्थ वाली की जो प्रॉपर्टी होगी वो इस फर्स्ट वाले के साथ सेम होगी, वो फर्स्ट वाले से वो प्रॉपर्टी मिलेगी। हम अभी वो एग्जांपल भी देखेंगे। तो उसने क्या कहा, उसके बाद इसने क्या कहा, जो अब इस न्यूलैंड की जो डेफिनेशन होगी, इसकी जो प्रॉपर्टी, इसकी जो क्लासिफिकेशन को जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। जब हम एलिमेंटों को अरेंज कर रहे थे या क्लासिफाई करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑफ द एटॉमिक मास, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एर्थ एलिमेंट, जो प्रॉपर्टी हर एक एर्थ एलिमेंट की होगी वह रिपीट होगी। एलिमेंट्स आर रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। न्यूलैंड called this relation as law of Occam's। इसीलिए ये इस जो न्यूलैंड था, इसने इस रिलेशन का नाम दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ओक्यूज। जैसे हमारे पास म्यूजिकल नोट्स है जो मैं आपको अभी बोल रहा था, सा रे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा मा पा दा पा मा गा रे सा, ये रिपीट हो रहे हैं ना, सा रे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा दा नी सा, ये रिपीट हो रहे। इसी तरह अगर हम यहां से यहां आएंगे, यहां से यहां जाएंगे, तो ये जो प्रॉपर्टीज होगी इन एलिमेंट, इस बेस पे इसने ये वाली क्लासिफिकेशन नहीं दी, इस बेस पे इसने जो क्लासिफिकेशन दी थी उसको हम देखते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ओक्यूज। अब हम देखते हैं तो इसने अब ये ओक्यूज ने जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, उसने इस तरह इसको क्लासिफाई किया।
उसने इस तरह इनको क्लासिफाई किया। उसने यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम और आयरन वगैरह को उसने इसको इस तरह क्लासिफाई किया। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर की प्रॉपर्टीज देखेंगे वो ऑलमोस्ट सेम होगी। जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रॉपर्टी होगी वो ऑलमोस्ट सेम होगी। सॉरी ये कैल्शियम है यहाँ पे। जो कार्बन और सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। जो लिथियम और सोडियम की क्लास में प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। इस तरह इस न्यूलैंड ने ये टेबल दिया, ये वाला टेबल दिया। बट आगे चल के ये जो टेबल था, ये जो लॉ था, इसने जो न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ओक्टेव्स दिया, ये भी डिस्क्राइब हो गया, ये भी फेल हो गया। क्योंकि अब और भी कुछ क्लासिफिकेशन आ गई थी। ये कुछ क्लासिफिकेशन को कुछ ऐसे रूल्स थे जिनको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। जैसे यहाँ पे एक ही जगह को दो एलिमेंट ले लिए थे। यहाँ पे ये जगह फ्री है, ये जगह फ्री है, ये जगह फ्री है। ये इनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था, ये इन जगहों को एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा था। इसलिए अब हम इसकी जो लिमिटेशन थी ये क्यों फेल हो गया, अब हम वो देखेंगे। Limitation देखेंगे। The law was found only applicable up to calcium, not for the higher elements. जो लॉ इस ओक्टेव्स ने दिया था ये खाली कैल्शियम ही तक चल गया। उसके बाद जो भी हमारे पास उस टाइम हायर एलिमेंट्स थे उन सब को ये क्लासिफाई ही नहीं कर पा रहा था। Position of hydrogen and fluorine was not justified on the basis of the chemical properties. अगर हम हाइड्रोजन की पोजीशन देखेंगे और फ्लोरीन की पोजीशन देखेंगे, अगर हम इनको ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज क्लासिफाई करेंगे, ये जस्टिफाई ही नहीं था। ये किसी जगह मिल ही नहीं रहे थे। जो केमिकल प्रॉपर्टीज फ्लोरीन की थी वो हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज थी ही नहीं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की थी ही नहीं। तो इस वजह से भी ये जो लॉ ऑफ ओक्टेव्स था ये डिस्क्राइब किया गया, ये फेल हो गया। He placed the two elements in the same slot. इसने क्या किया, इसने किसी जगह दो एलिमेंट को एक ही स्लॉट में, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, इसने दो एलिमेंट को सेम स्लॉट में रखा। उससे भी प्रॉब्लम हो रही थी। He also placed some unlike elements in the same slot. इसने क्या किया, इसने अनलाइक एलिमेंट जो एलिमेंट किसी जगह मिल ही नहीं रहे थे, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी किसी जगह मिल ही नहीं रही थी, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी किसी जगह मिल ही नहीं रही थी, उन सब को उसने एक ही स्लॉट में रखा। इन सब चीजों की वजह से ये जो लॉ ऑफ ओक्टेव्स था ये फेल हो गया। अब लॉ ऑफ ओक्टेव्स के बाद जो अब साइंटिस्ट आया उसका नाम था लोथरमियर। क्या था उसका नाम? लोथरमियर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अब लोथरमियर आया, ये एक जर्मनी का एक केमिस्ट था, एक साइंटिस्ट था। इसने ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। बट आगे चल के जब इस क्लासिफिकेशन को भी देखा गया, ये भी इनएडुकेट थी, इसको भी फेल किया गया। चलो हम ये देखेंगे लोथरमियर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। In 1870, German chemist Lothar Meyer classified the elements on the basis of the atomic volume. ये जो Lothar Meyer था, इसने 1870 में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया on the basis of
एटॉमिक वॉल्यूम ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम। अब ये एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है? ये एटॉमिक वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो एक मोल, वन मोल इक्वल टू, ये याद रखना, वन मोल, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। 10⁻23 एलिमेंट्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट पार्टिकल्स एक मोल में होते हैं, जो वॉल्यूम एक मोल ऑफ एलिमेंट, जो वॉल्यूम एक मोल ऑफ एलिमेंट ऑक्यूपाई करे उसको हम बोलते हैं एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम। द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट वाज द वॉल्यूम occupied by 1 mole of element in the solid state। 1 mole किसके बराबर होता है? 0.622 into 10⁻23 particles, 23 particles। He plotted the graph between atomic volume और atomic mass। इस लोथरमियर ने क्या काम किया? इसने एक ग्राफ बनाया, एक साइड इसने एटॉमिक वॉल्यूम रखा, एक साइड उसने एटॉमिक मास रखा। उसने वहां पे देखा कि जो टॉप पे एलिमेंट्स आ रहे थे, इस ग्राफ के जो टॉप पे एलिमेंट्स आ रहे थे, इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो सेम थी। He observed that elements with the similar properties occupied the same position। इसने क्या देखा कि जो एलिमेंट जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हुआ करती थी उसने सेम पोजीशन ली इस ग्राफ में। जो ग्राफ इसने किसके दरमियान बनाया था? एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान और एटॉमिक मास के दरमियान। बट इसके बरअक्स इसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, बट इसके बरअक्स इसकी जो ये नॉलेज थी, इसकी जो ये क्लासिफिकेशन थी, ये भी फेल होगी। ये आगे चल के जो एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे, ये उन सबको क्लासिफाई ही नहीं कर पा रहा था। उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल आया, जो क्लासिफिकेशन आई, वो हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। उस मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा ये लेक्चर तो इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।